हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में हमारा चल पड़ा था एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पे हमने डेयरी फार्मिंग देखा। हमने ये देखा कि भारतीय और विदेशी गायों की प्रमुख नस्लें कैसी होती हैं, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, ऊँट और याक पालन कैसे होता है, एनिमल न्यूट्रिशन क्या है, फीड, फोडर, रफेज, कंसंट्रेट क्या है या साइलेज क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा संतुलित आहार, यानी कि आपका बैलेंस फीड या बैलेंस राशन आप कह सकते हो। किन के लिए? एनिमल्स के लिए। तो देखिए, एनिमल्स के लिए, हमारे पशुओं के लिए संतुलित आहार वही काम करता है जो हमारे लिए संतुलित आहार काम करता है। हमें भी स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू आवर वेट, अकॉर्डिंग टू आवर हाइट, अकॉर्डिंग टू आवर ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू एज एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। वैसे ही सेम एज इट इज़ आपके एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है एक बैलेंस फीड की, जिसमें आप पशु की भी आय, पशु का वेट, उसकी उत्पादन क्षमता यानी कि दूध, मांस, अंडा, उसका कार्य क्या है, उसकी शारीरिक अवस्था क्या है, इन सब के अकॉर्डिंग जितने भी उसके लिए मिनरल्स ज़रूरत हो, पोषक तत्वों की ज़रूरत हो, एक सही मात्रा में और उचित अनुपात में उपस्थित हो, ऐसा हमें उसे फीड करवाना चाहिए। सिंपल समझो, जिस भोजन से पशु को उसकी सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। संतुलित आहार के उद्देश्य क्या होते हैं? वही हमारा जानवर स्वस्थ रहना चाहिए। अगर वो दूध दे रहा है तो दूध का प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, मांस और अंडा उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उसका फर्टिलिटी उसकी बढ़नी चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए, बच्चे, बछड़ा, मेमना आदि की सही वृद्धि हो, या पशु के कार्य क्षमता को बनाए रखें। यही होते हैं उद्देश्य संतुलित आहार के। जैसे संतुलित आहार के मुख्य घटक वही हैं जो हमें ह्यूमन बॉडी के लिए चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन बॉडी को भी क्या देता है? ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। वही चीज़ हमारे जानवरों को क्या देता है भाई? उनके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, उनका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है और उनकी जो दैनिक गतिविधि है वहाँ पे ऊर्जा देता है। जानवरों को कहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है? मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चोकर पता है ना क्या होता है? छानस होती है जिसको हम चोकर बोलते हैं, वही होता है। फिर जैसे प्रोटीन का क्या कार्य होता है? ग्रोथ के लिए होता है भाई। प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्ड करता है और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है, हमारे ऊतकों की मरम्मत करता है, एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण करता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको पता है किस में होता है? जैसे सोयाबीन, हमें कहा जाता है ना कि सोयाबीन खाओ, वैसे ही सोयाबीन की खली खिलाई जाती है जानवरों को, सरसों की खली खिलाई जाती है, मूंगफली की खली खिलाई जाती है, दालें खिलाई जाती है, अलसी की खली खिलाई जाती है, आपके बिनोले खिलाए जाते हैं। बिनोले जो आपके कपास का सीड होता है जो, वो खिलाया जाता है। सेम वैसे ही फैट की ज़रूरत होती है। फैट क्या है? ऊर्जा का सबसे मेन आपका सोर्स है। शरीर को गर्म रखता है भाई। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होता है, सबको पता है। BC वाटर में घुलनशील होता है, जबकि A, D, E के अवशोषण में सहायता करता है। वसा के कहाँ मिलता है? तिलहन में, तेल में, मूंगफली में, सरसों में। फिर हमारे मिनरल्स क्या करते हैं? जानवरों की हड्डियों और दांतों को मजबूत करते हैं, उनके मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ करवाते हैं, रक्त निर्माण करवाते हैं, उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और तंत्र जो उनका नर्वस सिस्टम है उसमें काम करते हैं। जैसे आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, ये सब हो गए। वैसे ही विटामिन ए आँखों के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए और कैल्शियम के अवशोषण के लिए, विटामिन ए फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, विटामिन के वही सेम रक्त का थक्का जो हम हमारे लिए करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो वो चयापचय करते हैं ना, मेटाबॉलिज्म, जो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है वो किससे होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होता है। और वाटर का तो सबको पता है कि पानी क्यों संतुलित होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे मिल्क का 85 to 90% भाग पानी ही होता है। सबसे आवश्यक तत्व है, भोजन के पाचन में सहायक करता है, हमारी जानवर की बॉडी को नियंत्रित करता है और हमारी बॉडी को भी नियंत्रित करता है।
वही सेल से वो बने हुए हैं, वही सेल से हम बने हुए हैं। पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है, पशुओं को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे देखो भाई, दूध देने वाली गाय है, उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, ज़्यादा मिनरल्स चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए और संतुलित ऊर्जा चाहिए, तभी तो वो दूध देगी। जैसे गर्भवती जो प्रेग्नेंट है हमारा पशु, उसके लिए उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है ताकि उसकी बोन मजबूत हो, फास्फोरस और विटामिन की ज़रूरत होती है। जैसे छोटा बछड़ा है, उसको भी बढ़ने के लिए प्रोटीन, दूध और मिनरल मिक्सचर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कार्य करने वाले पशु हो गए, उनको ज़्यादा, जैसे हमारा बैल हो गया, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है उसको भाई। उसको अधिक ऊर्जा के लिए उसको क्या देना चाहिए? ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए ना। संतुलित आहार की विशेषताएं क्या होती है भाई? वही सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, आसानी से पचने योग्य हो, स्वच्छ और ताज़ा हो, विषैले पदार्थ ना हो, कम पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया हो, पशु की आयु और उत्पादन के अनुसार हो और लागत कम और पोषण अधिक हो। संतुलित आहार की कमी से होने वाली समस्याएं क्या हो सकती है भाई? जो मिल्क प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं हमारे एनिमल्स, उनके दूध में कमी आ जाएगी, उनका वेट कम हो जाएगा, वो कमज़ोर फील करेंगे, जल्दी जल्दी बीमार होएंगे, उनकी फर्टिलिटी कम हो जाएंगी, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी और उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। संतुलित आहार के लाभ क्या हैं? तो लाभ तो वही है कि भाई दूध बढ़ जाएगा, पशु स्वस्थ रहेगा, उनमें डिजीज़ कम आएंगे, उनकी प्रजनन क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, किसानों की इम्यूनि सिस्टम बढ़ेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं तो किसानों की आय भी उसके हिसाब से बढ़ेगी, पशुओं की जीवन की अवधि भी बढ़ती है। संतुलित आहार तैयार करते समय क्या ध्यान देना चाहिए कि भाई एनिमल की एज कितनी है, उसका वेट कितना है, वो कौन सी ब्रीड है। ये नहीं है कि कुत्ते की हम दे रहे हैं बिल्ली को और बिल्ली की दे रहे हैं हम कुत्ते को। ठीक है, हर ब्रीड की, हर जो स्पीसीज़ है उसकी अलग मेडिसिन बनती है। जैसे हम पैरासीटामोल डोलो खा सकते हैं, ठीक है, हम 500 mg खा सकते हैं, पर एनिमल को हमेशा प्लेन पैरासीटामोल दी जाती है। ठीक है, हमें तो कॉम्बीफ्लेम हमारी बॉडी में असर करती है, लेकिन वही कॉम्बीफ्लेम जानवरों के नुकसान करती है, उनके अंदर जाके छाले बनाती है। जो सिट्राजिन वगैरह एलर्जिक दवाई हम खाते हैं वही जानवर को नुकसान करती हैं। तो जो चीज़ इंसान की उसमें फ़ायदा करती है, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो जानवर की उसमें करती है। जैसे हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो हम वो कौन से होते हैं, मेफ्टास एस ये देते हैं, लेकिन जानवर को आप दोगे तो उनके छाले हो सकते हैं अंदर बॉडी में, गले में। तो इसी वजह से उनकी ब्रीड कौन सी है, उनका दूध प्रोडक्शन हो गया, उनकी गर्भावस्था है या मौसम है या उनकी कार्य क्षमता, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मिनरल मिक्सचर का क्या मीनिंग है, क्या होता है मिनरल मिक्सचर? खनिजों का संतुलित मिश्रण हो जिसे पशुओं के आहार में मिलाया जाए। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि जब हम तूड़ी और हरा वगैरह जो चारा, हरा चारा होता है वो मिलाते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा सूखा जो आटा होता है हमारा, जिसने आप देशी भाषा में चून बोलते हैं भाई, सूखा चून बोलते हैं, कई कई जगह पलोथन बोलते हैं। वो क्यों मिलाते हैं? ताकि गाय, और फिर साथ में हम बिंदोले देते हैं, खली देते हैं उनको। ठीक है, सरसों की खली स्पेशल आप देखोगे गांव में, चने की चूरी देते हैं, खली देते हैं उनको, उनके लिए दलिया बनाते हैं। ये सब जानवर को देते हैं, भैंस को दूध देने से पहले आधे घंटे पहले उनके आगे मिला देते हैं ताकि वो आराम से दूध दे, ज़्यादा प्रोडक्शन में दूध दे। ठीक है, इस वजह से दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उसकी हड्डियां मजबूत होती है, प्रजनन क्षमता में सुधार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फिर जैसे साल्ट आपने देखा होगा, आप कहीं गौशाला में गए होगे या गांव से जो बच्चे रिलेट करते हैं, गांव में खैर आजकल तो गांव में भी एनिमल्स कम रखने लग गए हैं, गाय भैंस, लेकिन उन्होंने कभी ना कभी तो देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि नमक की पेड़ी जानवर के आगे डाल देते हैं। सेंधे नमक की पेड़ी लगा लो या पिंक साल्ट की पेड़ी लगा लो, वो जानवर के आगे डाल देते, काले नमक की पेड़ी। वो जानवर के आगे नमक क्यों डालते हैं? क्योंकि वो उनके डाइजेस्ट सिस्टम को बढ़ाता है और उनकी भूख को बढ़ाता है और शरीर में वाटर लेवल को कंट्रोल करके रखवाता है। तो नमक का क्या महत्व है? पाचन में समस्या हो तो सहायता करता है, भूख बढ़ाता है, शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है भाई, बैलेंस फीड क्या है? सभी पोषक तत्वों वाला संतुलित आहार है। सबसे इम्पोर्टेंट पोषक तत्व कौन सा है? हम कह देंगे वाटर है। दूध का लगभग 85 to 87% आ सकता है, 85 to 90% आ सकता है।
अप्रोक्सीमेट 90% आ सकता है, अप्रोक्सीमेट 85% आ जाए। मतलब इस नंबर पे आपको जब भी नंबर दिखे तो आप सीधा लगा देना कि दूध का लगभग इतने % भाग क्या होता है, पानी होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन दूध उत्पादन और वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। मिनरल मिक्सचर पशुओं की उत्पादकता और स्वास्थ्य सुधारने के काम आता है। तो जो अभी तक हमने किया है एक बार क्विक रिवीजन कर लें उसका। बताओ भाई, कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? मन मन में कर लो, क्या होता है? ऊर्जा। प्रमुख स्रोत क्या है? मक्का, जौ, गेहूँ। प्रोटीन वृद्धि और दूध उत्पादन में प्रमुख स्रोत क्या है? सोयाबीन, खली और दालें। वसा हड्डियों अतिरिक्त एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए चाहिए। प्रमुख स्रोत क्या है? तिलहन तेल। खनिज हड्डियाँ, रक्त और प्रजनन में यूज़ होता है, मतलब इनकी ग्रोथ करता है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? मिनरल मिक्सचर। विटामिन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। प्रमुख स्रोत क्या है? हरा चारा, बरसम, जवार, ग्वार, जो भी चीज़ देते हैं हम। पानी, पाचन, तापमान, दूध उत्पादन के लिए प्रमुख स्रोत क्या है? पेयजल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा आ गया कृत्रिम गर्भाधान, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि AI से डिनोट करते हैं इसको। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन, यानी कि गर्भाधान, आर्टिफिशियल गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है? कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी टेक्निक है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले कोई भी मेल पशु, जैसे आपका बैल हो गया, आपका भैंसा हो गया, झोटा कह दो, अपने झोटा बोलते हैं, उसका जो सीमेन होता है जिसको हम हिंदी में वीर्य बोलते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। और जैसे आपने आजकल IVF सुना होगा, IVF सेम कुछ ऐसा ही होता है। वही आर्टिफिशियल बच्चे वो होते हैं, आर्टिफिशियल बच्चे ये हैं भाई, आर्टिफिशियल बच्चे हो गए वो। विशेष उपकरणों की सहायता से जो फीमेल एनिमल है, चाहे हमारी गाय है, भैंस है, एक्सेट्रा, कोई भी फीमेल एनिमल है, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उचित समय पर डाला जाता है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके, वो गर्भ धारण कर सके। इस प्रक्रिया में नर और मादा का कोई प्रत्यक्ष, जो हम कहते हैं ना इंटीमेसी, वो नहीं होती, डायरेक्ट इंटीमेसी नहीं होती। एज अ IVF आपने सुना होगा, IVF वाला ही प्रोसेस, उसको ही हम बोलते हैं जानवर के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, देखो सिद्ध है कि बिना नेचुरल इंटीमेसी के वैज्ञानिक विधि द्वारा फीमेल एनिमल को प्रेग्नेंट बनाने की प्रक्रिया को हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि एक अच्छी ब्रीड का पशु तैयार हो जाए, उसकी दूध उत्पादन क्षमता बढ़े, मांस उत्पादन में वृद्धि हो, रोगों के प्रसार को कम करना और कम लागत में अधिक उत्पाद प्राप्त करना। ठीक है, गर्भाधान की प्रक्रिया क्या होती है? कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कोई भी बेस्ट ब्रीड का, कोई भी हेल्दी मेल एनिमल का चयन किया जाता है। यानी कि मान लो कि जैसे आपका कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई भी गाय बैल ले लो और उसकी हमारी साहिवाल या राठी गाय के साथ आप उसका सीमेन हमारी इन फीमेल्स गाय में डाल दो, तो एक मिक्स ब्रीड तैयार हो सकती है। ठीक है, कि कुछ क्वालिटी साहिवाल की आ जाएगी, कुछ उनकी, जैसे जर्सी आपकी अमेरिकन गाय, जर्सी और साहिवाल की आप करवा दो। ठीक है, जर्सी का सीमेन ले लो, साहिवाल का आप क्या करवा लो, उसके एग्स ले लो, उनके फिर उसके अंदर वो इंसेमिनेशन करके आप उसमें डाल दो। स्टेप फर्स्ट हो गया, बेस्ट ब्रीड का आपको कोई भी मेल पशु लेना है, उसे वैज्ञानिक तरीके से उसका सीमेन इकट्ठा किया जाता है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जो सीमेन है उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। स्टेप 4 में उस सीमेन को एक तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस में उसको सेफ रखा जाता है। फिर स्टेप 5 में क्या करते हैं कि जब हमारी फीमेल हीट या एस्ट्रेस में आती है, हीट वेव में या एस्ट्रेस में, यानी कि जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोल देते हैं,
तब विशेष उपकरण जो एआई गन होता है उसकी सहायता से सीमेन को उसके गर्भाशय ग्रीवा यानी कि जिसको सर्विक्स बोलते हैं उसके माध्यम से प्रजनन तंत्र में पहुंचाया जाता है। स्टेप 6 क्या हो जाता है, यदि निषेचन सफल होता है तो मादा पशु गर्भाधान कर लेती है। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कृत्रिम गर्भाधान के लाभ क्या है भाई, उच्च दुग्ध उत्पादन वाली संतान का जन्म होता है, श्रेष्ठ नस्लों का तेजी से विकास होता है, प्राकृतिक प्रजनन की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है, संक्रामक रोगों का खतरा कम होता है और एक श्रेष्ठ नर पशु के सीमेन से हजारों मादा पशुओं का गर्भाधान संभव हो पाता है। किसानों की आय में भी वृद्धि होती है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, जैसे प्रशिक्षित टेक्नीशियन की इसमें आवश्यकता होती है, समय पर हीट की पहचान की आवश्यकता होती है और उचित उपकरण और प्रयोगशालाएं चाहिए इसके लिए, और गलत तकनीक से गर्भाधान असफल हो सकता है। भारत में कृत्रिम गर्भाधान का महत्व क्यों है, क्योंकि भारत सरकार ने एक आपकी मिशन लेके आई थी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दे रही है, ताकि जो हमारी देसी नस्लें हैं उनका संरक्षण और दूध उत्पादन दोनों बढ़ सकें। समझ गए। फिर नेक्स्ट आती है हमारी क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग तो आई गेस आप समझ ही गए होंगे कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है। दो अलग अलग नस्ल के पशुओं का वैज्ञानिक रूप से प्रजनन करवाते हैं भाई, ऐसी संतान उत्पन्न करते हैं जिसमें मिक्स ब्रीड पैदा हो जाए। ठीक है, मैं थोड़ा उसमें आपको एआई वाले में भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब ये होता है, एक्चुअल में ये होता है संकर प्रजनन बोलते हैं, जिसको आपने संकर शब्द देखा होगा कि एक हिंदी का शब्द हो गया, एक इंग्लिश का शब्द हो गया, जैसे आपकी रेलगाड़ी, ठीक है, डाकघर, जैसे वो संकर शब्द होते हैं वैसे ही सेम ये क्रॉस ब्रीडिंग संकर प्रजनन होता है। यानी कि दो भिन्न भिन्न नस्लों के पशुओं के संकरण से बेहतर गुणों वाली नई संतान प्राप्त करना ही क्या होता है, आपकी क्रॉस ब्रीडिंग होता है। इसका उद्देश्य वही दूध उत्पादन बढ़ाना, रोग प्रतिरोध की क्षमता को घटाना, जलवायु के अनुकूल एक पशु को विकसित करना, मांस उत्पादन बढ़ाना और अधिक उत्पादन और स्वस्थ नस्ल को तैयार करना। भारत में क्रॉस ब्रीडिंग के एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे साहिवाल और जर्सी। साहिवाल और जर्सी की जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई तो ज़्यादा दूध देने लगी गायें और गर्म जलवायु सहन करने की उसकी क्षमता बढ़ी। जैसे आपकी गिर, साहिवाल आपके हरियाणा और पंजाब की मुख्य गायें हैं, और जर्सी आपको पता है एक फॉरेन ब्रीड है। गिर गुजरात की ब्रीड है, और होल्स्टीन फ्रीजियन फॉरेन की ब्रीड है। अधिक दूध उत्पादन और बेहतर वृद्धि, जैसे आपकी थार पारकर है। थार पारकर कहाँ की है, राजस्थान की है। जैसे राठी होगी, राठी भी कहाँ की है, आपकी राजस्थान की। और जर्सी का करवा दिया तो भाई सूखा सहनशील करने की क्षमता बढ़ी, अच्छा दूध उत्पादन बढ़ा। क्रॉस ब्रीडिंग के लाभ क्या होते हैं भाई, अधिक दूध देने वाली नस्लें तैयार हो जाती हैं, बेहतर वृद्धि होती है, और अगर उनका दूध उत्पादन बढ़ रहा है तो किसानों की आय भी बढ़ेगी। क्रॉस ब्रीडिंग की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे देसी नस्लों में शुद्ध गुण कम हो जाते हैं भाई, प्योरिटी तो कम ही होती है। आजकल हम कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज चल रही है। इंटरकास्ट मैरिज अगर आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, साइंटिफिक चीज़ों में जाएंगे तो साइंटिफिक भी आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ मिलती है कि जो एक्चुअल क्वालिटी होती है एक ब्रीड की वो घटती चली जाती है। तो यहाँ पर भी क्रॉस ब्रीडिंग से भी वही सेम चीज़ है, देसी नस्लों की शुद्ध गुण कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देसी गायों में एक चीज़ है कि अगर वो कोई पेस्टिसाइड की चीज़ खा रहे हैं तो उनके गले में एक ग्रंथि होती है जो वो उसको अंदर नहीं जाने देती। अधिक देखभाल और संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। सभी क्षेत्रों की जलवायु में समान सफलता नहीं मिल पाती और गलत संकरण से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। देखो, जैसे आपका जो कृत्रिम गर्भाधान और संकर प्रजनन है, यानी कि जो आपकी क्रॉस ब्रीडिंग है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। वी नो दैट क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग किया जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि इससे श्रेष्ठ विदेशी या देसी नर पशुओं के सीमन को सुरक्षित और व्यापक उपयोग किया जा सकता है। और एक बार में जो जानवर का सेमन लिया जाता है उससे काफ़ी गायों को आप फर्टाइल कर सकते हो। ठीक है,
और इन दोनों में अंतर क्या है भाई? देखो, एआई क्या है, कृत्रिम गर्भाधान क्या है, बिना प्राकृतिक संभोग के गर्भधारण करना, और जबकि हमें पता है क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, दो अलग नस्लों का क्रॉस ब्रीडिंग करवाना। उद्देश्य क्या होता है भाई? गर्भाधारण कराना। और क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? नई और बेहतर नस्ल को विकसित करना। अगर हम इसकी एआई की प्रक्रिया देखें तो भाई सीमेन को कृत्रिम रूप से मादा में डाला जाता है, जबकि क्रॉस ब्रीडिंग में दो अलग नस्लों का नियंत्रित प्रजनन करवाया जाता है। वैसे ही अगर हम इसके परिणाम देखें तो एआई में गर्भाधारण होता है और क्रॉस ब्रीडिंग से एक नई ब्रीड पैदा होती है, एक नई मिक्स ब्रीड पैदा होती है। और जो आपका एआई है ये प्रजनन टेक्निक से यूज़ किया जाता है, और जबकि क्रॉस ब्रीडिंग है वो नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए चलाई जाती है। तो अब देखो, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, एआई है, वो क्या है? कृत्रिम गर्भाधान है। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? संकर प्रजनन है। एआई में सीमेन को -196 डिग्री सेल्सियस पर किस में? लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग का ही ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या होता है कि उच्च उत्पादन और बेहतर गुणों वाली नस्ल को विकसित करना। भारत में जो आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, नस्ल सुधार और कृत्रिम को बढ़ावा देता है। एआई और क्रॉस ब्रीडिंग दोनों का लक्ष्य ही क्या होता है? पशुधन की उत्पादनता और किसानों की आय को बढ़ाना। ठीक है, इससे आगे का करेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।